गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ब्रिजबाला, एसकेवी मैगजीन रोड, आज आपको कार्यपत्रक नंबर 40 यानी 40 कराऊंगी। ये आपकी लोकतांत्रिक राजनीति की जो बुक है उसके पाठ संस्थाओं का कामकाज से ली गई है। इसमें आपको हमेशा की तरह सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने टीचर का नाम भरना है। इस वर्कशीट में आपको नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया बताई गई है, यानी जो हमारे फैसले लिए जाते हैं सरकार के द्वारा वो किस तरह से लिए जाते हैं, ये प्रक्रिया आपको इस वर्कशीट में समझाई जाएगी। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे 3 तरह की सरकारें होती हैं। एक होती है केंद्र सरकार जो पूरे देश की व्यवस्था को देखती है, जिसमें हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे लोग होते हैं। प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, ये लोग जो है मिलके सरकार चलाते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे होती हैं हमारी राज्य सरकारें जो कि अपने अपने राज्य की व्यवस्था को देखती हैं। इसमें होते हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, ये सारे लोग होते हैं। एक होती है स्थानीय सरकारें, जैसे जो होती हैं हमारी एमसीडी की जो सरकार होती है वो होती है, एमसीडी की सरकार होती है। तो इस तरह से वो, और गांव में ये होती हैं हमारी पंचायती राज्य होता है। तो इस तरह से काम होता है। तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की सरकारें हैं जो पूरे देश की व्यवस्था को देखती है, उसे हम कहते हैं केंद्र सरकार या संघ सरकार। तो जो ये सरकार होती है जो पूरे देश की व्यवस्था को देखती है, इसके 3 अंग होते हैं। ये अकेले तो कार्य कर नहीं सकती, इसको 3 भागों में बांटा जाता है जो कि सारी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। इसमें सबसे पहले है विधायिका। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है और केंद्र सरकार में इसे हम कहते हैं संसद। संसद जो होती है वो जो है हमारे कानून बनाने वाली संस्था है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी कार्यपालिका। कानून का पालन कराने वाले ये लोग होते हैं जो कि कार्यपालिका में आते हैं। इसमें होते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, यानी उसके साथ कार्य करने वाले दूसरे मंत्री। तीसरे नंबर पे होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका इन दोनों से बिल्कुल अलग होती है। जो आपने कोर्ट वगैरह के नाम सुने हैं, तो कोर्ट जो है वो अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है तो उसमें वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से उसे न्याय मिलता है। तो ये कानून की सही समीक्षा करने वाली संस्था होती है। तो इस तरह से ये सरकार के 3 अंग होते हैं जो कि काम करते हैं। इसके बाद है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। ये जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं इनकी हमें ज़रूरत क्यों होती है? सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। कोई भी जब सरकार आती है तो उसके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है कि वो नागरिकों को सुरक्षा दे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करे और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं और बहुत सारी जो है उसकी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ वह कर टैक्स इकट्ठा करके सेना, पुलिस और विकास कार्यों पर खर्च करती है। अब ये सारे काम करने के लिए उसे पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी सरकार को, तो वो पैसा उसके पास कहाँ से आएगा? वो सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, अपने देश के नागरिकों के ऊपर टैक्स लगाती है और इन टैक्स से वो पैसा इकट्ठा करके सेना की व्यवस्था करती है, पुलिस की व्यवस्था करती है और दूसरे विकास कार्यों पे पैसा खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी जो हैं वो हमारे शामिल होते हैं। इसके बाद है इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले मुख्य अधिकारी कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इसमें सबसे पहले होते हैं राष्ट्रपति, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। हमारे जितने भी कानून बनते हैं वो लास्ट में जब राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो जाते हैं उसी के बाद वो कानून के रूप में हमारे ऊपर लागू किए जाते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो औपचारिक रूप से सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री।
सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल यही करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश भी करते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इन सारे अधिकारों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ही करते हैं और जितने भी फैसले लेने होते हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से लिए जाते हैं और जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है वो भी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री सिफारिश करके उन मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यानी कि मेन जो शक्ति होती है वो ज़्यादातर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। औपचारिक रूप से जो शक्ति है वो सारी राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद है संसद। हमारे यहाँ पे जो कानून बनाने वाली संस्था है वो है संसद। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। जो हमारा संसद है इसमें दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। अब हमारी जो संसद है इनके जो दो सदन होते हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे आपको अंतर बताया जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। आइए देखें कैसे। पहला है, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। यानी कि दोनों सदनों के बीच में अगर किसी कानून को पारित करने के लिए आपस में कोई मतभेद होता है, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो लोकसभा के विचार को ही प्राथमिकता मिलती है। दूसरा है, पैसे के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है। यानी कि जो पैसे से संबंधित कोई भी कानून बनाना है उसमें लोकसभा जो होती है वो 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास में कोई भी जब भेजती है उसको कानून को, तो राज्यसभा सिर्फ उसे अपने पास 14 दिन रख सकती है, इससे ज़्यादा दिन नहीं रख सकती, और उसके लिए कुछ सुझाव जो देना चाहती है वो दे सकती है। जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वो इन सुझावों को माने या न माने। यानी कि जो राज्यसभा ने उनको सुझाव दिए हैं, लोकसभा को पूरा अधिकार है कि उसकी मर्जी है उन सुझावों को वो माने या रिजेक्ट कर दे। तो इस हिसाब से भी जो है लोकसभा को ही ज़्यादा शक्ति मिली हुई है। इसके बाद है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ हो। लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य ये कह दें कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा, जबकि राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। आप लोगों को सभी को पता है कि जो लोकसभा होती है उसका गठन कैसे होता है कि जब हमारी सरकार बनती है तो उसमें जब सरकार बनती है तो उसके जो मंत्री होते हैं और जो प्रधानमंत्री है उनके साथ मिलके जो है लोकसभा बनती है, और जब उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है 5 साल का तो उसके बाद लोकसभा भंग हो जाती है। इसी तरह से अगर प्रधानमंत्री जो बना है व्यक्ति, उसको लोकसभा में अपना बहुमत दिखाना पड़ता है। अगर वो अपने बहुमत दिखाने में असफल हो जाता है तो वो पूरा मंत्रिपरिषद को जो है वो पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट्स देखने के बाद कि जो है लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। अब ये वर्कशीट जो है आपकी ख़त्म हो गई है। अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख शाखाओं के नाम बताओ। तो जो हमारी केंद्र की सरकार है, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक सरकार का गठन किया जाता है जिसे केंद्र सरकार या संघीय सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। इसमें सबसे पहले है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजनीतिक संस्थाएं आवश्यक हैं क्योंकि पहला है लोकतंत्र की सफलता के लिए, दूसरा है देश के विकास के लिए, तीसरा है कानून के शासन के लिए, चौथा है शांति, समानता और स्वतंत्रता के लिए। अगर हमारे कोई भी शासन व्यवस्था नहीं होगी, राजनीतिक शासन व्यवस्था नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में नहीं हो पाएंगी और हमारा देश जो है उथल पुथल की स्थिति में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन मुख्य भूमिका निभाते हैं। आंसर है संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, संसद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है बताइए। इसमें अभी हमने अंतर किए थे। पहला है राज्यसभा उच्च सदन है जबकि लोकसभा निम्न सदन है। दूसरा है राज्यसभा स्थायी सदन है जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में 5 साल के बाद लोकसभा पूर्ण रूप से भंग हो जाती है, फिर जब नई सरकार आती है तो फिर से लोकसभा का गठन होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ परसेंट जो है सदस्य जो है वो वो होते रहते हैं, उनको अपना स्थान छोड़ते रहते हैं, जबकि लोकसभा में एक साथ छोड़ते हैं, तो इसलिए उसे स्थायी सदन कहा जाता है। इसके बाद है राज्यसभा कम शक्तिशाली है जबकि लोकसभा अधिक प्रभावशाली है। इस तरह से आपकी जो ये वर्कशीट है वो ख़त्म होती है और आशा है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपने टीचर से ज़रूर पूछें और क्वेश्चन आंसर करके अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दें।